आरटीए क्वेरी सेटअप हो गया, क्वेरीज एंड म्यूटेशंस भी समझ गए। इसके बाद आता है सबसे पावरफुल फीचर, कैशिंग। नॉर्मली एक्सियोस के साथ हमें मैनुअली हैंडल करना पड़ता है कि रीफेच कब करें, डेटा स्टेल हुआ या नहीं, और डेटा अपडेट के बाद यूआई को सिंक कैसे करें। लेकिन आरटीए क्वेरी ये सब ऑटोमेटिकली करके देता है। इस वीडियो में हम समझेंगे आरटीए क्वेरी कैसे क्रिएट करता है, सेम एपीआई को बार बार कॉल करने पर डुप्लीकेट रिक्वेस्ट कैसे अवॉइड होती हैं, कैशे लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट टैग बेस्ड कैशे इनवैलिडेशन क्या होता है। मतलब जब आप म्यूटेशन रन कर रहे होते हो तो आरटीए क्वेरी खुद ही रिलेटेड क्वेरीज को रिफेच कर देता है। ये वही फीचर है जो आरटीए क्वेरी को एंटरप्राइज लेवल टूल बनाता है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक, जहां हम अनलॉक करेंगे आपकी ट्रू पोटेंशियल को। तो चलिए चलते हैं कपड़े स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं आरटीए क्वेरी में कैशिंग कैसे होती है और कैश इनवैलिडेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैशे मैटर क्यों करता है। विदाउट कैशिंग जो सेम एपीआई है वो बार बार कॉल होगी, हमारा यूआई भी स्लो हो जाएगा और एक्स्ट्रा सर्वर पे लोड भी पड़ेगा। ऑब्वियसली मान लीजिए कि आपने ए एंटिटी को ऑलरेडी कैश करके रख लिया या फिर फैच करके रख लिया, उसके बाद आपने वी एंटिटी को फैच किया, लेकिन इसके बाद आपको अगेन ए एंटिटी की जरूरत पड़ गई, तो क्या आप ए को दोबारा से फैच करोगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपके पास जो ऑलरेडी डेटा था जो कि कैश्ड था उसका ही आप यूज करोगे। और जो एक्सियोस है वो कैश नहीं करता बाय डिफॉल्ट। जो आरटीए क्वेरी है वो ऑटोमेटिकली स्टोर करती है एपीआईज के रिस्पॉन्स को, रीयूज करती है अगर हम सेम रिक्वेस्ट करते हैं दोबारा से, और अवॉइड करती है ये रीफैचिंग को। मीन्स अगर आपने एक बार आरटीए क्वेरी का यूज करके कोई डेटा को फैच कर लिया तो वो ऑलरेडी कैश्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, और कोई भी अलग से आपको कॉन्फ़िगरेशन या फिर अलग से कुछ भी मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको आरटीए क्वेरी का यूज करके कैश करना है डेटा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कंपोनेंट ए में यूजर्स को फैच किया और कंपोनेंट बी में भी यूजर्स को फैच किया, तो आरटीए क्वेरी अलग अलग रिक्वेस्ट नहीं करेगी इन दोनों कंपोनेंट्स में यूजर्स को फैच करने के लिए, बल्कि ये सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करेगी जिन्हें कैश्ड डेटा दोनों को ही मिलेगा और शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप यही काम एक्सियोस का यूज करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो 2 बार जाएगी। तो चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम आरटीए क्वेरी का यूज करके डेटा को कैश कर सकते हैं और डेटा को इनवैलिडेट कर सकते हैं। तो अभी तक हम अनलॉकिंग आरटीए क्वेरी प्लेलिस्ट में देख चुके थे कि हम कैसे अपना बेसिक सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम क्वेरीज और म्यूटेशंस क्रिएट कर सकते हैं और हुक्स क्रिएट कर सकते हैं, और उनका यूज करके हम एपीआईज को कॉल करके डेटा फैच कर सकते हैं। अब समझते हैं कि हमें जो है वो डेटा अपना कैश कैसे करना है, और हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा एक्चुअली में कैश हो रहा है, क्योंकि आरटीए क्वेरी का ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है जो भी हम डेटा फैच करें उसे कैश कर लेना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो api.js में जाएंगे जहाँ पर हमने अपने सारे जो क्वेरीज एंड म्यूटेशंस हैं उनको डिफाइन किया है। तो यहाँ पर हम एक और क्वेरी को डिफाइन करेंगे। जो मैं ये गेट यूज़र है इसको मैं करूँगा रेप्लिकेट, और इसका मैं नाम दूंगा गेट यूज़र बाय आईडी, क्योंकि हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक आईडी आएगी और उस आईडी का हम जो है वो यूज़र निकालेंगे। तो हमें इसमें मिलेगी एक आईडी, और उस आईडी को हमें हमारी जो रिक्वेस्ट है उसमें सेंड करना है। तो मैं यहाँ पर बैकटिक्स का यूज़ करूँगा और यहाँ पर इस आईडी को सेंड कर दूंगा यूज़र्स के बाद, और उसके बाद हमें पता है कि हुक कैसे बनाना है, तो हम यहीं पर बना लेंगे अपना जो हुक है वो यूज़ गेट यूज़र बाय आईडी क्वेरी जो है हमारा हुक होगा। इसके बाद इस हुक को हम करेंगे यहाँ पर इंपोर्ट। तो यहाँ पर जहाँ हमने सारी क्वेरीज इंपोर्ट की हैं, तो यहाँ पर हम एक और क्वेरी करेंगे कि कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल यूज गेट यूज़र बाय आईडी क्वेरी। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा हो कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, तो उन लोगों को मेरी पिछली 3 वीडियोस जरूर से देखनी चाहिए जिसमें मैंने समझाया है कि आरटीए क्वेरी को हमें कैसे बेसिक से सेटअप करना है, स्क्रैच से सेटअप करना है, और क्वेरीज और म्यूटेशंस क्या होते हैं और कैसे हमें इनका यूज़ करना है। जो वीडियो का लिंक है या प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो api.js में अगर हम जाएँ तो हमने क्वेरी में क्या दिया कि हमें यहाँ पर चाहिए आईडी, तो हमें यहाँ से जो आईडी है वो यहाँ पर पास करना होगी
और इसमें हमें जो भी हम यूज़र को एडिट करेंगे उसकी आईडी हमें चाहिए। तो मान लो ये जो एडिट आईडी हमने स्टेट यहाँ पर डिफाइन की है, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पर सबसे ऊपर इसको पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद हमें यहाँ से भेजना है आईडी, जिसमें हम भेज देंगे अपनी एडिट आईडी को। और हम यहाँ से इसको स्किप भी करेंगे कि अगर हमारे पास एडिट आईडी नहीं है तो एपीआई कॉल करो ही मत। यहाँ से हमें देखने को मिलेगा डेटा, जिसमें हम नाम दे देते हैं इस डेटा को यूज़र। हमें यहाँ पर यूज़र ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर हम हैंडल एडिट में सेट फॉर्म में अपना यूज़र को सेट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी एरे में यूज़र आ रहा था, पहले हम उसको सेट कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फैच्ड डेटा था, जो हमारा फैच्ड डेटा है, जो हम यहाँ से फैच कर रहे हैं यूज़र को, उसको हम सेट करेंगे हमारे फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर फटाफट एक और यूज़ इफेक्ट बना लूँगा, यूज़ इफेक्ट। और यहाँ पर मैं दे दूँगा एरे में यूज़र। और मैं बाकी की भी यहाँ पर जो हुक्स हैं वो निकाल लेता हूँ कि अगर इज़ फैचिंग है, और इसका नाम दे देता हूँ मैं यूज़र फैचिंग। उसके बाद जो हमारा यूज़ इफेक्ट है उसमें मैं दूंगा कि अगर हमारा जो है वो इज़ फैचिंग ट्रू है, सॉरी इज़ फैचिंग नहीं, यूज़र फैचिंग जो है वो अगर ट्रू है। क्या नाम दिया मैंने इसका, यूज़र की स्पेलिंग गलत दे दी मैंने। तो अगर मैंने दिया कि अगर यूज़र फैचिंग जो है वो ट्रू है, या फिर हमारे पास जो यूज़र का डेटा है ही नहीं, तो सिंपली रिटर्न कर जाओ। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेट फॉर्म है उसमें हम हमारे जो यूज़र का डेटा है उसको सेट कर देंगे सिंपली। और हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है कि सेट स्टेट सिंक्रोनसली, कोई बात नहीं, इसे एरर को आप इग्नोर कीजिए। फाइल को मैं सेव करूँगा और हम इसके बाद हमारा जो सर्वर है वो ऑलरेडी 5173 पोर्ट पर चल रहा है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार का कुछ इंटरफेस है। और यहाँ पर अगर मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ यूज़र, जो हमारे ऑलरेडी 3 यूज़र्स बन रखे हैं, तो हमारा जो एपीआई है वो फैच होगी और हमारे पास यूज़र का डेटा आ जाएगा। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट दिखाऊँ, पेज को मैं रिफ्रेश करूं, तो जैसे ही हमारे पास सबसे पहले तो जो सारे यूज़र्स हैं वो एरे में आ रहे हैं। तो पहले क्या हो रहा था कि हम डायरेक्टली जब भी हम एडिट पर क्लिक करते थे तो सेट फॉर्म में हमारा यही ऑब्जेक्ट सेट हो जाता था। लेकिन अब हम जब भी एडिट पर क्लिक करेंगे, अभी आप देख रहे हैं कि ये एपीआई जो है वो बार बार कॉल हो रही है, क्योंकि हमने जो सेट पोलिंग है वो 5 सेकेंड दे रखा है टाइम। तो पहले इसको हम फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर जो पोलिंग इंटरवल है इसको मैंने 5000 मिली सेकेंड्स दे रखा है, इसलिए हमारी जो यूज़र्स एपीआई थी वो बार बार कॉल हो रही थी। और अगर अब मैं रिफ्रेश करूँ तो अभी एपीआई बार बार कॉल नहीं होगी। और पहले क्या हो रहा था कि जैसे ही हम एडिट पर क्लिक करते थे तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेट फॉर्म में सेट हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही हम एडिट पर क्लिक करेंगे तो हमारी एपीआई कॉल होगी। अगर हम हेडर्स में जाएँ तो एपीआई में सबसे पहले यूज़र्स और उसके बाद उस यूज़र की आईडी, और प्रीव्यू में हमारे पास उस यूज़र का ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और ये ऑब्जेक्ट जो हमने सेट फॉर्म में लगा दिया, तो हमें इसका नेम, ईमेल और एज जो है वो हमारे फॉर्म में सेट हो जा रही है अगर हमें एडिट करना हो। लेकिन अगर मान लो हमने हर्षित यूज़र को एडिट किया तो हमारे पास जो है वो एपीआई कॉल एक और होगी, जिसमें हमारे पास हर्षित यूज़र का डेटा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन मान लो हमने अगेन किया सचिन यूज़र को, तो हमारे पास सचिन का डेटा आ जाएगा। इसमें कोई भी हैरान होने वाली बात नहीं थी, ना ही कुछ अलग किया। लेकिन अगर मान लो मैं लोकेंद्र यूज़र पर फिर से क्लिक करता हूँ एडिट पर, हमारे पास ऑलरेडी तीनों एपीआईज कॉल हो चुकी हैं 3 यूज़र्स के लिए। लेकिन मैं जैसे ही लोगिन पर क्लिक किया, आपने ध्यान दिया हो हमारी कोई भी एपीआई कॉल नहीं हुई इस बार। अगर मैं हर्षित पर क्लिक करूँ तब भी कॉल नहीं हुई, और अगर मैं सचिन पर क्लिक करूँ तब भी कोई एपीआई कॉल नहीं हुई। तो यहाँ यही हुआ कि जो भी एपीआई कॉल हमने की, ऑटोमेटिकली आरटीए क्वेरी ने उसके जो डेटा था, उसका जो रिस्पॉन्स था, उसको कैश कर लिया। और जब हमने दोबारा उसको यूज़ किया तो उसने एपीआई कॉल नहीं की, बल्कि जो कैश्ड डेटा था
वही उठाकर हमें दे दिया। मीन्स लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश कर दूँ तो हमें API कॉल नहीं होगी। तब API कॉल होगी अगर मैं अब यहाँ पर एडिट पर क्लिक करता हूँ तो हमारी API कॉल हुई जिसमें हमें लोकेंद्र यूज़र का डेटा आया। हर्षित पर क्लिक किया API कॉल हुई और जो हर्षित यूज़र था उसका डेटा आया। और अगर सचिन पर क्लिक किया तो API कॉल हुई, सचिन का डेटा आया। लेकिन अगेन अगर अब मैं लोकेंद्र पर क्लिक करूँगा तो API कॉल हमारी नहीं होगी। हम किसी भी यूज़र पर क्लिक करेंगे तो API कॉल नहीं होगी क्योंकि हमने सारे ही यूज़र्स का जो डेटा था वो कैश ऑलरेडी कर लिया, हमने नहीं, RTA क्वेरी ने कैश कर लिया हमारे लिए। तो उम्मीद है इतनी चीज़ तो आपको समझ आई होगी। लेकिन अभी जो है हमने पोलिंग इंटरवल को कमेंट आउट कर दिया और अगर हम यहाँ पर एज को हम चेंज कर देते हैं सचिन की 26 अपडेट करते हैं तो हमारा जो है अपडेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो अभी भी डेटा है वो स्टेल ही है क्योंकि हमने रीफेच भी नहीं किया। तो अगर हम कोड में आए और यहाँ पर लगाने की दोबारा से रीफेच को हम अनकॉमेंट कर देते हैं, जो कि पिछली वीडियो में कमेंट कर दिया था क्योंकि हम पोलिंग इंटरवल कर रहे थे। अगर हम अब आएंगे, अब हम सचिन की एज 25 से अगेन 26 करते हैं तो पहले तो हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। और अगर एडिट करते हैं और मान लो 26 से अब कर देते हैं 25 और जैसे ही मैंने अपडेट किया तो हमारे यहाँ पर एज जो है वो 25 हो गई। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर मैनुअली रिफ्रेश कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हमने क्या किया, हमने यहाँ से जो रिफ्रेश फंक्शन है उसको निकाला और यहाँ पर हमने इसको रिफ्रेश कर दिया कि अगर यूज़र क्रिएट हो रहा हो, मतलब यूज़र क्रिएटिंग की स्टेट चेंज हो या फिर अपडेट हो चेंज या फिर डिलीट हो, तो उस केस में हमने रिफ्रेश कर दिया। लेकिन ये एक तरह से तो मैनुअली काम ही हुआ ना, क्योंकि हम मान लो अगर किसी और कंपोनेंट में हमें इसे करना होता तो हम उस कंपोनेंट में इसको रिफ्रेश करते, और अगर ऐसे ही मान लो 5-6 कंपोनेंट्स होते तो हमें हर जगह रिफ्रेश करना पड़ता डेटा। तो यहीं पर आते हैं हमारे पास टैग्स। आपको सिंपली क्या करना है कि जो ये ऊपर आपने बेस क्वेरी के नीचे आपको यहाँ पर टैग टाइप्स को डिफाइन करना है कि आपके पास क्या क्या टैग्स होंगे। करंटली हमारी जो API है उसमें सिर्फ एक तरह का जो है वो डेटा फैच हो रहा है जो कि है यूज़र्स। यूज़र के अलावा तो कुछ और हम फैच कर नहीं रहे हैं। यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं यूज़र को, एक सिंगल यूज़र को गेट कर रहे हैं उसकी ID से, यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं, यूज़र को अपडेट कर रहे हैं और यूज़र को डिलीट कर रहे हैं। सारे ही केसेस में अगर मान लो आपने किसी यूज़र को क्रिएट किया तो आपको जो गेट यूज़र्स है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फैच करना पड़ेगा अगेन। अगर मान लो आपने यूज़र को अपडेट किया तो आपको अगेन जो है वो गेट यूज़र को ही फैच करना पड़ेगा। और अगर आपने डिलीट भी किया यूज़र को तो अगेन आपको जो गेट यूज़र्स वाली API है उसको रीफैच करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि रीफैच फंक्शन को कॉल ना करके बार बार हम यहाँ पर टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर टैग टाइप्स में डिफाइन करना है। आप कोई भी स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आप जो एंटिटी है उससे रिलेटेड ही यहाँ पर टैग देंगे। तो हमारी एंटिटी थी यूज़र, तो हमने यूज़र्स टैग दे दिया। इसके बाद जो गेट यूज़र्स हैं उसमें आपको जहाँ पर आपने ये क्वेरी डिफाइन की है तो इस क्वेरी के नीचे जहाँ पर आपने ये क्वेरी में एरो फंक्शन को डिफाइन किया है, एरो फंक्शन दिया है, उसके नीचे आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड टैग्स पास करने होते हैं। इस प्रोवाइडेड टैग्स में आपको एक एरे पास करना होता है और उस एरे में वो सारे आप टैग्स पास कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर टैग टाइप्स में डिफाइन किए हों। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल स्पेस करूँ तो आपको सिर्फ यूज़र टैग ही यहाँ पर सजेशन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर दे दिया कि प्रोवाइडेड टैग्स में यूज़र्स। इसके बाद अगर आप गेट यूज़र बाय ID करते हैं तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा क्या, प्रोवाइडेड टैग्स और यूज़र्स। अब यहाँ पर हमने प्रोवाइडेड टैग्स में गेट यूज़र बाय ID में क्यों दिया बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर जाएं सचिन की एज को मान लो आपने फिर से कर दिया 25 से 26, अपडेट पर क्लिक करेंगे तो जो सचिन की एज है वो 26 हो गई। लेकिन मान लो मैंने हर्षित यूज़र को एडिट पर क्लिक किया और उसके बाद सचिन के एडिट पर क्लिक किया। अब जो डेटा था वो पहले से फैच था, मीन्स कैशे ऑलरेडी हो रखा था सचिन का तो डेटा, क्योंकि जब हमने यहाँ पर सचिन की एंटिटी को फैच किया था तो ऑलरेडी डेटा जो था वो कैश था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यहाँ पर डेटा जो है वो फिर से फैच नहीं किया RTA क्वेरी ने, डेटा पुराना वाला ही है। जब उसकी एज 25 ही थी, हमने तो एज लेकिन 25 से 26 कर दी थी, लेकिन यहाँ पर अभी भी आ रही है क्या 25। तो इसीलिए जो गेट यूज़र बाय ID है वहाँ पर भी हमें प्रोवाइडेड
टैग्स देना पड़ा। होता क्या है कि जहाँ जहाँ भी हमने प्रोवाइडेड टैग्स पास किए होते हैं और उनके अंदर जो भी टैग हमने दिया होता है एरे में कॉमा सेपरेटेड, आप एक से ज़्यादा भी टैग्स दे सकते हैं। मीन्स अगर मान लो आपने यहाँ पर एक और टैग्स भी डिफाइन किए होते, मान लो आपने डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट्स, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, मान लो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी दिया तो आप यहाँ पर कॉमा लगा के प्रोडक्ट्स को भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट तो हमारे पास नहीं है तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो मैं क्या बता रहा था कि जहाँ भी आपने प्रोवाइडेड टैग्स दिए होते हैं और उनमें से कोई भी एक टैग इनवैलिडेट होता है तो वो जो एपीआई है, वो जो क्वेरी है, वो दोबारा से रीफेच हो जाती है ऑटोमेटिकली। आपको रीफेच फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आपको अपने टैग को इनवैलिडेट कैसे करना है और कब करना है, तो आपको करना है अपने टैग को इनवैलिडेट जब भी आप नया यूज़र क्रिएट करेंगे। तो सिंपली जब आपने ये क्वेरी में एरो फंक्शन पास किया तो इसके बाद में आपको देना है सिमिलरली इनवैलिडेट टैग्स, और इसमें वो टैग पास कर देना है जो भी टैग को आपको इनवैलिडेट करना है। तो आपको यूज़र्स टैग को इनवैलिडेट करना है जब भी आप क्रिएट यूज़र करें तो आप चाहते हैं कि आपकी जो गेट यूज़र बाय आईडी है और जो गेट यूज़र्स हैं वो दोबारा से कॉल हो जाएं। इसके बाद आप जब भी अपडेट करें यूज़र को तब भी आप चाहते हैं कि आपकी जो इनवैलिडेट टैग्स हैं, कौन सा टैग इनवैलिडेट हो जाए, वो है यूज़र्स अगेन। तो आपने यहाँ भी इनवैलिडेट में यूज़र्स पास कर दिया। और सिमिलरली अगर आप डिलीट करते हैं तो भी आप चाहते हैं कि आप अपने जो यूज़र्स टैग है उसको इनवैलिडेट कर दें। तो मैं यहाँ भी यूज़र्स पास कर दूंगा। तो मैंने क्या किया कि जो हमारी क्वेरी थी जिसमें हम गेट कर रहे थे यूज़र को और गेट कर रहे थे यूज़र को बाय आईडी, उसमें हमने दिया प्रोवाइडेड टैग्स। और जहाँ जहाँ हम यूज़र को ऐड कर रहे हैं या फिर अपडेट कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं, जिससे जो हमारे डेटाबेस में यूज़र्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, उनका डेटा चेंज हो रहा है, वहाँ पर हमने पास किया इनवैलिडेट। मैं फाइल को सेव करूँगा और उसके बाद जो हमारा हमने ये जो मैनुअली रीफेच को कॉल किया है इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। अब आप अगर देखें तो हम रीफेच को हमने सिर्फ इंपोर्ट किया है, हम कॉल कहीं भी नहीं कर रहे। इंपोर्ट नहीं, हमने डिक्लेयर किया है लेकिन हम कॉल कहीं भी नहीं कर रहे। इस फाइल को भी मैं सेव करूंगा। उसके बाद अब मान लो मैं यहाँ पर नए यूज़र क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने मान लो किया उमंग और umang@gmail.com और सिमिलरली मैंने मान लो एज दे दी 27। मैं जैसे ही यूज़र क्रिएट करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो नया यूज़र है वो ऐड हो गया यहाँ पर ऑटोमेटिकली। हमने रीफेच कहीं भी नहीं दिया था, हमारी एपीआई कॉल हुई ऑब्वियसली तभी हमारे पास नया डेटा आया, लेकिन हमने रीफेच नहीं किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो। सिमिलरली मान लो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा लोकेंद्र यूज़र है उसको मैं एडिट करता हूँ। मान लो मैंने एज कर दी 26 से 27 और मैंने इसको अपडेट पर क्लिक कर दिया। तो अब मैं जैसे ही लोकेंद्र यूज़र को अगेन एडिट पर क्लिक करूँगा तो हमारी एपीआई जो है वो कॉल होगी, क्योंकि हमारा जो पुराना डेटा था वो तो इनवैलिडेट हो गया जैसे ही हमने अपडेट किया। क्योंकि जो पुराना डेटा था, कैश हुआ डेटा था, वो कैश हुआ डेटा स्टेल हो गया, अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें चाहिए अपडेटेड डेटा। तो जैसे ही हमने यूज़र को अपडेट किया तो हमने इनवैलिडेट कर दिए यूज़र्स टैग को, और जैसे ही जो यूज़र वाला टैग है वो इनवैलिडेट हुआ तो जो गेट यूज़र बाय आईडी थी और जो हमारा गेट यूज़र था जिसमें हमने प्रोवाइडेड टैग्स दिया था, तो ये दोनों क्वेरी दोबारा से रीफेच हो जाएंगी और इसीलिए आपको अपडेटेड डेटा देखने को मिलता है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है कि अगर हम कभी यूज़र को क्रिएट, अपडेट या डिलीट करें ही ना तो क्या डेटा हमेशा ही कैश्ड रहेगा? बिल्कुल नहीं। जो डेटा कैश होता है वो होता है बाय डिफ़ॉल्ट 60 सेकेंड्स के लिए, और अगर आपको इसको चेंज करना हो तो ये प्रोवाइडेड टैग्स के नीचे हमारे पास एक और जो है वो की होती है, कीप यूज्ड डेटा फॉर, और इसमें आपको पास करना होता है टाइम इन सेकेंड्स। तो मान लो आपने कर दिया 10 यहाँ पर पास, तो अब जो हमारा कैश मेमोरी में डेटा है वो 10 सेकेंड्स के लिए कैश रहेगा सिर्फ। और सिमिलरली जो हमारी गेट यूज़र बाय आईडी है इसमें भी मैं कर देता हूँ कीप अनयूज्ड डेटा फॉर 10, जो कि है सेकेंड्स में टाइम। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर आया और इसके बाद मैंने लोकेंद्र यूज़र का डेटा निकाला, हर्षित का डेटा निकाला। अब मान लो हम 10 सेकंड रुके, 10 सेकंड रुकने के बाद हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे अभी एपीआई में, तो हमारा कोई भी टैग इनवैलिडेट नहीं होगा।
लेकिन अब हम जैसे ही 10 सेकंड बाद लोकेंद यूज़र का जो डेटा है उसको फैच करेंगे तो आप देखना यहाँ पर API अगेन कॉल होगी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपने देखा कि API फिर से कॉल हुई, इवन दो हमने अपने टैग को इनवैलिडेट नहीं किया था। तो इस प्रकार आप जो है वो टाइमिंग भी कंट्रोल कर सकते हो अपने कैश्ड डेटा की। अब जैसा मैंने बताया कि जो हमारे कैशे का लाइफ टाइम कितना होता है वो होता है बाय डिफ़ॉल्ट 60 सेकेंड, जिसको हम हैंडल कर सकते हैं कीप अनयूज्ड डेटा फॉर से। अब जैसा मैंने बताया कि आफ्टर म्यूटेशन डेटा चेंज हो जाता है सर्वर पे, कैश जो है वो स्टेल हो जाता है और UI पुराना डेटा ही दिखाता रहता है। मीन्स जैसे हम यूज़र क्रिएट करते हैं या फिर यूज़र को अपडेट करते हैं, मीन्स म्यूटेशन यूज़ करते हैं, तो हमारा जो सर्वर पे डेटा है वो तो चेंज हो जाता है लेकिन UI पे सेम डेटा ही देखने को मिलता है। जो RTA क्वेरी है ये अपने आप तो गैस नहीं कर लेगा कि जो हमारा डेटा है वो चेंज हो गया, इसीलिए हम टैग्स का यूज़ करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि टैग्स टाइप, प्रोवाइडेड टैग्स एंड इनवैलिडेटेड टैग्स का यूज़ करके। अब जो टैग्स हैं वो क्या होते हैं? जो टैग्स हैं वो लेवल होते हैं कैश्ड डेटा का, जो कि हेल्प करते हैं RTA क्वेरी को जानने के लिए कि कौन सा डेटा अफेक्टेड हुआ है और कौन सा डेटा रीफेच करना है। जो प्रोवाइडेड टैग्स हैं उनका यूज़ करते हैं हम सिर्फ क्वेरीज में। हम प्रोवाइडेड टैग्स का यूज़ म्यूटेशन में नहीं करते। म्यूटेशन में हम करते हैं इनवैलिडेट करने का काम और प्रोवाइडेड टैग्स का काम हम करते हैं क्वेरीज में। और मैं इनवैलिडेट टैग्स हमें कैसे करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, जो कि क्या करता है कि क्वेरीज को रीफेच करने में हेल्प करता है। और जैसे ही हम प्रोवाइडेड टैग्स और इनवैलिडेट टैग्स को डिफाइन कर देते हैं तो ऑटो रीफेच हो जाता है जब भी हम कोई म्यूटेशन करते हैं। म्यूटेशन जैसे ही रन होता है तो टैग्स जो है वो इनवैलिडेट होते हैं और रिलेटेड क्वेरी का डेटा जो है वो रीफेच हो जाता है ऑटोमेटिकली और UI पर अपडेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो हमने देखा जो RTA क्वेरी है वो कैश कर लेता है डेटा को ऑटोमेटिकली, शेयर करता है कैश्ड डेटा को अलग अलग कंपोनेंट्स में भी, प्रिवेंट करता है डुप्लीकेट रिक्वेस्ट को, और टैग्स जो है वो कंट्रोल करते हैं कैशे इनवैलिडेशन को, और जो म्यूटेशन है वो ट्रिगर करते हैं ऑटो रीफेचिंग को। तो ये था RTA क्वेरी में कैशिंग एंड कैशिंग इनवैलिडेशन के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि रिडक्स टूलकिट में कैसे हम स्लाइसेस बना सकते हैं और उस डेटा को हम किसी भी कंपोनेंट में एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।